हेलो एवरीवन। आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। नाम ही आप में आंसर है। इस चैप्टर में हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में, जैसे लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्स। ये क्या होते हैं लैंड रिसोर्स, क्या इनकी यूटिलिटी है हमारी लाइफ में, और अलग अलग डायमेंशंस को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। लैंड रिसोर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जितनी भी ज़मीन है वो लैंड रिसोर्स कहलाएगी। अभी हमें ये नहीं देखना है कि वो फर्टाइल है या नहीं, ज़मीन कैसी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें ये देखना है कि जितनी भी ज़मीन है, जितना भी लैंड एरिया है, जिसमें जहाँ आप पैर रख सकते हो, वो सारा एरिया लैंड रिसोर्स में आएगा। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंड रिसोर्स, क्योंकि अर्थ का जो क्रस्ट है, टोटल सरफेस है, इसका जो 30% एरिया है वो लैंड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। ये रिलेटिवली बहुत कम है। लगभग 30%, 70% टोटल अर्थ का हमारे पास नहीं है, और उसमें से भी कुछ पार्ट हैबिटेबल नहीं है। जैसे सहारा डेजर्ट का, जहाँ डेंस डेजर्ट है जो किसी भी तरह से सूटेबल नहीं है। उसी तरह से रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन उसका भी एक बड़ा पार्ट बर्फ़ से जमा रहता है जो यूजेबल नहीं है। डेंस फॉरेस्ट हैं अमेज़न के, जहां आप रह नहीं सकते हो। ये जो 30% एरिया है हमारे पास, जिसे हम लैंड रिसोर्स कह रहे हैं, उसका भी एक मेजर पार्ट अनहैबिटेबल है। लैंड रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसकी हर जगह पर अलग अलग यूजेस हैं। जैसे ये माउंटेन में, प्लेन में और डेजर्ट में भी आते हैं। माउंटेन एरिया का लैंड रिसोर्स एक अलग यूटिलिटी, अलग पर्पस को फुलफ़िल करता है। कैसे हो सकता है? वहाँ मेडिसिन मिलती हो। वहीं प्लेन एरिया देखेंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर के पर्पस से सूटेबल होगा। वहीं आप डेजर्ट एरिया को देखोगे तो हो सकता है वहाँ मिनरल्स पाए जाते हों। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ लैंड यूजफुल टू अस इन वेरियस डिफरेंट वेज। अलग तरह से अलग अलग पार्ट अलग अलग यूटिलिटी लेकर चलते हैं और एक अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके चलते लैंड रिसोर्स एक ब्रॉड रिसोर्स की कैटेगरी में आता है, जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। साथ ही वो हमारी मल्टीपल डिमांड को भी फुलफ़िल करता है। लैंड यूज़: एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड एंड इंडस्ट्रीज़। ज़मीन आपकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। आपको खेती के लिए, घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़मीन चाहिए होगी। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी नीड्स है, उन सब को सेटिस्फाई लैंड रिसोर्स करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है। तो लैंड इज़ रिसोर्स विच इज़ हैविंग अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स है जो अनलिमिटेड नीड्स को फुलफ़िल करता है। अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि आपको घर बनाना है, खेती करना है, सड़क बनाना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, सारी चीज़ें करना है, और ये सब कुछ ज़मीन पर होना है। लैंड यूज़ इन डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे आपको पता है कि आपकी एक ज़रूरत खेती करना है, लेकिन आप हर ज़मीन पर खेती नहीं कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न किस तरह से होगा, कि ज़मीन किस काम के लिए यूज़ की जाएगी। ये उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर दो तरह के होते हैं, फिज़िकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़िज़िकल फैक्टर क्या होते हैं। वो फैक्टर जो नेचुरल फैक्टर हैं, जैसे वहाँ पर कैसी टोपोग्राफी है, मतलब सतह कैसी है, वहाँ पहाड़ हैं, प्लेन है, डेजर्ट है, वहाँ की टोपोग्राफी डिपेंड करती है कि व्हाट वुड बी द लैंड यूज पैटर्न ओवर देयर। सॉइल भी अलग अलग तरह यूज़ होती है, जैसे ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए,
एलुवियल सॉइल वीट और राइस कल्टीवेशन के लिए। सॉइल भी डिफाइन करती है कि वो किस पर्पस से यूज़ किया जाएगा। क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी जगह के लैंड यूज़ पैटर्न को। जैसे अगर आप इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज़ में रहते हैं तो यहाँ सन रेज ज़्यादा आती हैं, तो हम इसको अलग अलग पर्पस से यूज़ करेंगे। हम यहाँ वीट कल्टीवेट नहीं कर सकते। हर जगह क्लाइमेट अलग होता है और वो इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ क्या काम होंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्लाइमेट सुटेबल होता है एक अलग प्रकार के काम के लिए, वैसे ही इक्वेटर पर अलग प्रकार की क्रॉप के लिए सुटेबल रहेगा। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट होंगी। किसी जगह के मिनरल इन्फ्लुएंस करेंगे। मान लो कहीं पर मिनरल ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो वहाँ के लोग खेती नहीं करेंगे बल्कि माइनिंग करेंगे। फिज़िकल फैक्टर वो होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न को किसी भी जगह के। ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन बीइंग के कारण भी लैंड यूज़ पैटर्न बदलता है। जैसे कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वहाँ का लैंड यूज़ पैटर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इंडस्ट्रीज़ आदि। अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन कम हो तो वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करेंगे क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा है। इस तरह से ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी जगह के लैंड यूज़ पैटर्न को। पॉपुलेशन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। कहीं पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते ज़मीन को किसी अलग पर्पस से यूज़ किया जा रहा है। उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छी तरह से माइनिंग कर रहे हैं। कहीं पर मिनरल है तो कहीं पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पता लग रहा है लोग वहाँ पर खेती कर रहे हैं। इसके चलते ह्यूमन फैक्टर इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये दो तरह के होते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं। जैसे अगर आपका खेत है तो वो आपका प्राइवेट लैंड होगा। कम्युनिटी लैंड ज़मीन का वो हिस्सा जो एक कम्युनिटी ने ओन किया है, किसी एक इंसान ने ना करके एक ग्रुप ने ओन किया है। ऐसे ही कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है। मतलब यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे पार्क या टेम्पल। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। हमारे पास लैंड लिमिटेड है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये एक टेंशन क्रिएट करती है लैंड एज अ रिसोर्स के ऊपर कि आगे जाकर क्या होगा। साथ ही ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह एक सी ज़मीन है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड आ जाती है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये सभी चैलेंजेस हैं हमारे लिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नंबर 1 पे कि पहले जब पॉपुलेशन बहुत कम थी तो लोग खेती करते थे, दूर दूर घर बनाते थे। नंबर 2 पिक्चर में दिया है कि जब पॉपुलेशन थोड़ा ग्रो हुई तो लोगों ने पास पास घर बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर नंबर 3 में बहुत ही ज़्यादा पास में घर हो गए और खेती कम हो गई। और 4th पिक्चर में आते आते केवल यहाँ पर बिल्डिंग्स दिख रही हैं रहने के लिए और खेत बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिवर या लेक कह सकते हैं हम कि वो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में लोगों ने लैंड की रिक्वायरमेंट के द्वारा उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया या वो ख़त्म होती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आपके लिए। अफॉरेस्टेशन, इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है। पेड़ की जड़ें ज़मीन को जकड़े रहती हैं। विंड और वाटर के कारण जो सॉइल इरोजन होता था या लैंड डिग्रेडेशन होता था, ज़मीन खराब होती थी या फिर ज़मीन कमज़ोर होकर धूल भरकर उड़ने लगती थी, वो अब नहीं होगा। अफॉरेस्टेशन में जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो ज़मीन बचेगी, पानी भी ज़्यादा आएगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी बना रहेगा। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लैंड डिग्रेडेशन को कम करने का ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड
हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड रिक्लेमिनेशन। बंजर ज़मीन को फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड करके बनाया जा सकता है यूज़फुल। बैरन लैंड को भी कल्टिवेटिव लैंड बना सकते हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ आप इसमें एडप्ट कर सकते हो। आपको लैंड को रिक्लेम करना है, जो ख़राब हो चुकी है उसे भी रिक्लेम किया जा सकता है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें एक समय तक तो फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ज़्यादा यूज़ करने से ये ज़मीन को ख़राब करने लगती हैं। आपको सिर्फ इन चीज़ों को रेगुलेट करना है, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना हो, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ ना हो, ज़्यादा ज़मीन ख़राब ना हो। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। जब जानवर ग्रेजिंग करते हैं तो वो उस समय सॉइल की टॉप लेयर को भी खींच लेते हैं, जिस वजह से वो डेजर्टिफाई होने लगता है एरिया, डेजर्टिफिकेशन होने लगता है, जिसकी वजह से सॉइल बैरन होने लगती है। सारी ज़मीन को ओवर ग्रेजिंग के लिए खुला ना छोड़ें, जिसके कारण सारी ज़मीन खराब होने लगती है। एक स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफाई कर दें या उनके लिए अलॉट कर दें जहाँ पर जानवरों को चराया जा सके, या फिर आप फूडर क्रॉप्स को ग्रो करिए और जानवरों को खिलाइए, बजाय इसके कि आप जानवरों को खाली छोड़ रहे हैं। ये कुछ मेथड्स के द्वारा आप ओवरग्रेजिंग को चेक कर सकते हैं, लैंड ओवरग्रेजिंग या लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं। लैंडस्लाइड, मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। ये एक प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर है जो हमारे सामने एक चैलेंज है। पहाड़ या हिल एरियाज़ में जब मिट्टी या उसका कुछ पार्ट नीचे की ओर फिसल जाता है, उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। इसके कई अलग अलग कारण हैं, तो हम उसको सीरियल वाइज जानते हैं। सबसे पहला अर्थक्वेक यानी भूकंप। जैसे जैसे भूकंप आता है, मिट्टी की पूरी सतह अपनी जगह से हट जाती है या फिसल जाती है। फ्लड, इसके कारण किसी क्षेत्र की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और फिसल जाती है। वॉल्केनोज, ये अर्थक्वेक की तरह होता है और लैंडस्लाइड आ जाती है। माइनिंग, इस प्रोसेस में ज़मीन को अंदर से खोखला कर दिया जाता है, जिससे लैंडस्लाइड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन सभी कारणों से लैंडस्लाइड आने के चांस बढ़ जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पूरा पहाड़ ऊपर से खिसक कर नीचे रोड पर आ गया है और रोड को ब्लॉकेज कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है लैंडस्लाइड का? लॉस ऑफ लाइफ, यानी अगर कोई इस रोड से जा रहा होता तो उसकी लाइफ खतरे में आ जाती, या हो सकता है उसकी डेथ हो जाती और उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। फ्लड एंड मैनी प्रॉब्लम, साथ ही अगर ये पहाड़ खिसक जाता है और पास से कोई नदी बह रही है तो नदी को ब्लॉकेज हो जाता और आसपास के क्षेत्र में वहाँ बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती। मिटिगेशन टेक्निक्स या मैकेनिज्म, हैजार्ड मैपिंग, आइडेंटिफाई एरिया एंड अवॉइडिंग इट। किन जगहों पर इनकी संभावना ज़्यादा रहती है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ रहना अवॉइड किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑन रिटेंशन वॉल, पहाड़ और रोड के बीच में दीवार बना दी जाए जिससे पहाड़ से आने वाले पार्टिकल रोड पर ना आए या ना आ सकें और ब्लॉकेज होने से बच जाए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन, पेड़ लगाना सभी समस्याओं का समाधान है। पेड़ों की जड़ें सॉइल को पकड़े रहती हैं, जिससे लैंडस्लाइड की संभावना ना के बराबर हो जाती है। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क, ये भी ध्यान रखा जाए कि रिवर भी ज़्यादा प्रेशर के साथ पहाड़ से ना टकराए, इससे भी सॉइल लूज होकर लैंडस्लाइड आ जाती है। सॉइल रिसोर्स, द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सबसे ऊपर की लेयर को जो ग्रेनी सब्सटेंस से बनी होती है, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके होने से लेयर बनती है। ये पार्टिकल वरी करते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स के बेसिस पर जब ये सब्सटेंस वरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह,
तो सॉइल भी बरी करती है। लैंडफॉर्म या वहाँ की ज़मीन डिफाइन करती है कि सॉइल कैसी बनेगी। लैंडफॉर्म सॉइल बनाते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और वेदर्ड रॉक होती है। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हम अभी बात करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है वहाँ की ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल पर। किसी भी जगह की लैंडफॉर्म वहाँ की सॉइल डिफाइन करता है और सॉइल, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर वेदर्ड से बनती है। वेदरिंग क्या होता है? जब हम सॉइल फॉर्मेशन में वेदरिंग की बात करते हैं तो द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड मैन। जब बड़ी बड़ी चट्टानें टेम्परेचर, फॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल और मैन के कारण टूटकर सॉइल में कन्वर्ट होती हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल आपने इससे पहली वाली पिक्चर में देखा था। जिस सॉइल पर आप खड़े होते हैं उसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं। वो लेयर क्या होती हैं? सबसे पहले ऊपर की जो पतली लेयर है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यही डिफाइन करती है कि वहाँ पर किस प्रकार का ह्यूमस और किस प्रकार का वेजिटेशन होगा। टॉप सॉइल में ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। टॉप सॉइल के बाद की सॉइल को सब सॉइल कहा जाता है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। वेदर्ड रॉक मटेरियल वो मिट्टी जो कभी न कभी इरोजन के कारण टूटती है या अपने लैंडफॉर्म में चेंज लाती है और वो नीचे दब चुकी होती है। पेरेंट रॉक सबसे नीचे होती है। पेरेंट रॉक ये बेस प्रोवाइड करती है। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर हैं हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉइल कैसे बनती है। पेरेंट रॉक इट डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल, परमेबिलिटी। ये डिफाइन करता है कि कैसा कलर होगा। ब्लैक सॉइल के नीचे जो पेरेंट रॉक पाया जाएगा वो बसाल्ट या इग्नियस रॉक पाया जाएगा। ये डिटरमाइन करता है कि नीचे जो सॉइल होगी उसके ऊपर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेंगी। कलर डिपेंड करता है, टेक्सचर मतलब छूने पर कैसा लगेगा। जैसे लाइमस्टोन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और कोई सा सॉइल देखेंगे तो कोरस होते हैं। कुछ सॉइल, लैटरेट सॉइल आपको थोड़ा रफ लगेगा। मिनरल कौन कौन से होंगे उसमें? परमेबिलिटी में पानी नीचे तक जाता है, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वो चलता है। क्लाइमेट ये सॉइल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रोल ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। मान लीजिए कहीं पर बारिश हो रही है तो ऊपर वाली सॉइल वॉश ऑफ हो जाएगी, जैसा हमारे वेस्टर्न घाट में होता है। रेनफॉल के चलते रेट ऑफ वेदरिंग भी इन्फ्लुएंस होगा। ये सभी चीज़ें क्लाइमेट के अंदर आती हैं। ये सब सॉइल फॉर्मेशन पर अफेक्ट करता है। रिलीफ, वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है? ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा स्लोप के कारण हो सकता है कि सारा फर्टाइल एलिमेंट बहकर फुटिल्स पर आ जाए। जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल बहकर प्लेन एरिया में आ जाएगी, और अगर स्लोप कम है तो हो सकता है सॉइल वहीं पर रहे। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिफाइन करता है कि वहाँ पर किस तरह का ह्यूमस होना है। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे और जानवर होंगे वो जब मरने के बाद सॉइल में मिलेंगे तो फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। टाइम, थिकनेस ऑफ टाइम, अगर कोई सॉइल बहुत ज़्यादा पुरानी है तो बहुत ज़्यादा थिक होती चली जाएगी, और नई है तो थिकनेस डिपेंड ऑन इट। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला है हमारा डिफॉरेस्टेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। डिग्रेडेशन में जैसे जैसे पेड़ कटते जाएंगे, पेड़ क्या करते हैं? जड़ों से सॉइल को पकड़े रहते हैं, लेकिन आप पेड़ काट दोगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, उसका इम्पैक्ट होगा कि सॉइल डिग्रेड हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, जब जानवर ग्रेजिंग करते हैं तो वो ग्रास के साथ सॉइल या ह्यूमस कंटेंट को भी खींच लेते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड,
ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ करने से सॉइल डिग्रेड होता है। रेन वॉश, बरसात का पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है और सॉइल डिग्रेड होती है। आपने देखा होगा बरसात में कि नॉर्मल जो हमारी हैंडपम्प से पानी आता है और जो बरसात के बाद पानी आता है वो कुछ ब्राउन कलर का होता है, मटमैला सा, तो उसमें सॉइल कंटेंट मिल जाते हैं। लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मिट्टी या चट्टान खिसकने से भी सॉइल डिग्रेड होती है। आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था। फ्लड, इसमें सारी ज़मीन डूब जाती है और जब ये पानी जाता है तो अपने साथ सॉइल को भी ले जाता है और सॉइल डिग्रेड होती है। कभी कभी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, जैसे बाढ़ का पानी अपने साथ दूसरी जगह से बहकर आता है, वो कुछ जगहों को फर्टाइल भी करता है। ये दोनों काम करते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स या मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मोल्चिंग, इस प्रोसेस में पेड़ के चारों तरफ ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर हर समय मॉइस्चर बना रहता है। कंटर बैरियर्स, इसमें एक प्लेन लैंड पर कुछ दूरी के बाद एक वॉल की तरह बैरियर बना दिए जाते हैं, जिससे पानी अपने साथ सॉइल को बहाकर नहीं ले जा पाता। रॉक डैम्स, इसमें रिवर के ऊपर पत्थर या टिम्बर की मदद से डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके कंस्ट्रक्शन से पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। जब कम पानी आगे जाएगा तो सॉइल उसके साथ आगे नहीं जाएगी, जिससे आप सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग, इसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड पर ग्रो करते हैं। उससे विंड सारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं कर पाएगी और वाटर भी सॉइल को डैमेज नहीं कर पाता है। इससे आप सॉइल को प्रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि आपकी क्रॉप्स भी डैमेज नहीं हो रही और हवा के और पानी के कारण जो सॉइल डैमेज होती है वो रुक जाती है। टेरेस फार्मिंग, ये प्रोसेस ज़्यादातर हिली एरियाज़ पर होती है। इसमें सीढ़ीनुमा आकृति या पहाड़ को काटकर खेती की जाती है। काउंटर प्लफिंग, पैरेलल टू द स्लोप। शेल्टर बेल्ट्स, इसमें फील्ड के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे तेज चलने वाली हवाएं सॉइल को ना उड़ा सके। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टेरेस फार्मिंग जो ग्रीनी एरिया है राइट साइड में टॉप पर, उसमें कि किस तरह से सीढ़ियों की तरह बना हुआ है खेत। वहीं काउंटर बैरियर, इसमें बीच में बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। काउंटर प्लफिंग येलो और ब्लैक वाला है। रॉक डैम यानी डैम्स बनाए गए हैं। शेल्टर बेल्ट यानी पेड़ों को एक सीक्वेंस में लगा दिया गया है। वाटर रिसोर्स, 3/4 पार्ट अर्थ का वाटर से घिरा हुआ है, जिसके कारण उसे ब्लू प्लैनेट और वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। 2.7% वाटर सिर्फ हमारे कंजम्पशन के लिए है, जो फ्रेश वाटर, इसमें भी 70% ग्लेशियर और आइस शीट के फॉर्म में पाया जाता है। ओशियन में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो वाटर साइकिल के द्वारा रिन्यू होता है। यूजेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ और दूसरी चीज़ें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरीके से अलग अलग रिवर्स को दिखाया गया है या सी एरियाज़ को दिखाया गया है। चैलेंजेस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी हम कह सकते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की पानी की उपलब्धता से क्या समस्याएं हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके साथ ही पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। राइजिंग डिमांड, अर्बनाइजेशन। अब क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे रीज़न हैं जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी है। स्कैर्सिटी मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना। यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी होना बताया जा रहा है। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है। वाटर स्कैर्सिटी बारिश कम होने के कारण भी होती है, साथ ही प्रदूषित पानी के कारण भी पानी की कमी होती है।
वहीं कुछ जगह पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी पानी की कमी देखने को मिलती है कि कुछ लोग थोड़े से काम के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी को बर्बाद करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन अगर हम इसका ओवर यूज़ या उसको पॉल्यूट करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। वाटर के लिए केमिकल इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स अनट्रीटेड सीवेज वाटर को पॉल्यूट करते हैं। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या मेथड है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसमें जानते हैं कि किस तरह से हम वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं या फिर जो पॉल्यूट हो गई है उन्हें कंजर्व कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं। ट्रीटिंग इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री और दूसरी जगहों से निकलने वाले इफ्लुएंट्स को वाटर बॉडीज़ में डंप करने से पहले उनको ट्रीट करना होगा। ट्रीट करने के लिए बहुत सारे प्यूरिफाइंग प्लांट लगा सकते हैं। किसी भी चैनल में पानी को डंप कर रहे हैं तो उससे पहले उसे ट्रीट करें। बड़ा कचरा अलग कर सकते हैं। हार्मफुल केमिकल को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ज़रूरी नहीं है कि पानी खराब होगा तभी उसे कंजर्व करेंगे। कभी कभी आप पानी को अच्छा भी बनाए रख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये होगा कि सरफेस रन ऑफ है, पानी जो बहकर निकल जाता है वो स्लो हो जाएगा। तो पानी समुद्र में ना मिलकर ग्राउंड वाटर में ऑब्जर्व रहेगा, जिसे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें बरसात के पानी को ज़मीन के अंदर बने टैंक में पाइप की सहायता से इकट्ठा किया जाता है। ये पानी कंजर्व करने का एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो सकता है। प्रॉपर लिंकिंग टू कैनल टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर। जहाँ पर खेती की जाती है, खेती के लिए पानी प्राइवेट सोर्सेज से लाया जाता है और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैनल भी होती हैं जिनमें पानी वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ओपन कैनल होती हैं जिनकी वजह से पानी कहीं बाहर चला जाता है। कहीं कहीं पर पानी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत समस्या रहती है। तो अगर आप इन कैनल को लिंक कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं या अंडरग्राउंड कैनल बना देते हैं पाइपलाइन के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें इट वुड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप सिस्टम शुड बी यूज्ड। इसमें आर्टिफिशियल रेन के द्वारा खेतों में पानी लगाया जाता है जिससे पानी की वेस्टेज कम होती है। वहीं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में एक एक बूंद करके पानी गिरता है जिससे पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंकलर्स का नीचे एक डायग्राम दिया गया है कि उससे बहुत दूर तक पानी जाता है, लेकिन इस सिस्टम में पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है क्योंकि जिन जगहों पर पानी हमें लगाना है वहाँ पर तो पानी लग रहा है, लेकिन उसके साथ ही उन जगहों पर भी पानी गिर रहा है जहाँ पर हमें पानी यूज़ नहीं करना है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जितने भी पेड़ पौधे लाइफ फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं उसे वेजिटेशन कहते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब सारे एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पानी होता है। लिथोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ ज़मीन होती है। एटमॉस्फेयर वो वाला पार्ट होता है जहाँ पर गैसेस होती हैं। लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जहाँ ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, जीवन जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। जोन वेयर ऑल द थ्री स्फीयर इंटरेक्ट, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस जोन, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है,
जानवरों के लिए घर मिलता है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ देते हैं, पेड़ों की सहायता से ही ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, पेड़ों से हमें फल, लेटेक्स जिससे रबड़ बनती है, टर्पेंटाइन, ऑयल, मेडिसिन आदि मिलते हैं। ये सभी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं, मतलब वेजिटेशन के द्वारा हमें ये सब मिलता है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड मतलब जानवरों की स्किन जिससे बहुत सी चीज़ें, जैसे लेदर मिलता है जिससे जैकेट, शूज़ और बेल्ट बनते हैं, शहद और ऊन भी मिलती है। ये पॉलिनेशन में और डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। वल्चर ये स्क्रेंजर का काम भी करते हैं, मतलब वो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जिसके कारण वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। लेकिन ये किडनी फेल होने के कारण मर जाते हैं वल्चर्स। आखिर क्यों मरते हैं तो चलिए जानते हैं। क्योंकि जब वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं और उनमें से कोई जानवर बीमार था जो डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर उन जानवरों को सही करने के लिए या उनके पेन को कम करने के लिए डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर देते हैं। वो पेन किलर उन जानवरों की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और जब वल्चर उसको खाते हैं तो वो उनके बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से उनका किडनी फेल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे। वैसे नेचुरल वेजिटेशन के लिए यहाँ पर एवरग्रीन और डिसीडियस दिया है, लेकिन हम इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। फॉरेस्ट वेजिटेशन, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे, साथ ही वाटर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगा। ग्रासलैंड, मॉइस्चर और रेनफॉल कम होता है, साथ ही पेड़ों के साइज़ और डेंसिटी भी कम होती है फॉरेस्ट वेजिटेशन के कंपैरिजन में। कम रेनफॉल के कारण कम हाइट के पेड़ और घास के मैदान पाए जाते हैं। स्क्रब्स, राजस्थान में जिस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है वो स्क्रब्स वाला वेजिटेशन होता है। वहाँ क्या होता है, सूखा है, पानी की कमी है, और पानी की कमी के कारण पेड़ पौधे पहले तो वहाँ कम होंगे, वेजिटेशन की डेंसिटी भी बहुत कम होती है। उसके साथ ही जो छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कांटेदार होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि उन्हें कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा सके। वैक्सी लीव्स होती हैं जिसके कारण उनसे इवोपरेशन नहीं होता। पानी की कमी को पेड़ों से रोकने के लिए यहाँ वैक्सी लीव्स पाई जाती हैं। टुंड्रा, पोलर एरियाज में टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। इसमें मॉसेस और लिचन्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट एरियाज दो तरह के हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको नेचुरल वेजिटेशन में बताया कि एवरग्रीन और डिसीडियस। तो एवरग्रीन ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसा नाम से पता लग रहा है एवरग्रीन, और कभी अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट। डिसीडियस ऐसा पेड़ या वेजिटेशन जहाँ पतझड़ देखने को मिलता है। ये तरह तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस और टेम्परेट डिसीडियस। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हम कई तरह से उन पर डिपेंड हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी इम्पोर्टेंस के चलते ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये दोनों चीज़ें खतरा बन रही हैं वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के लिए, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है उसको जानते हैं। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जिस जगह पर ये पल सकते थे या रहते हैं या पाए जाते हैं, हमने उस जगह को अब ख़त्म करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बहुत सी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ अपना हैबिटेट खो रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सॉइल एरोजन, इसके कारण सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, क्योंकि पेड़ों के ना होने से सॉइल की टॉप लेयर को पानी बहा कर ले जाता है। फॉरेस्ट फायर
इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। सुनामी, जिसके द्वारा लैंडस्लाइड आती है। पोचिंग, इसमें जानवरों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है। ये सारे कारण हैं क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। These all human-made and natural factors are responsible for the extinction and harming of vegetation and wildlife। अब हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है, कैसे कंजर्व किया जा सकता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड। इसमें एक जियोग्राफिकल एरिया को मार्क करते हैं और वहाँ पर उनको कंजर्व करते हैं, जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरफेयर हो। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड्स, क्योंकि जल है तो जीवन है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोसाइटी या सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड। लीगल बैकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल, जानवरों की हत्या को रोका जाए। साइट्स, ये आपका एक्स्ट्रा है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपकी बुक में दिया गया है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। इंटरनेशनल लेवल पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया सरकारों के बीच में, ट्रेड किया जाए लेकिन उनका असर किसी की भी पॉपुलेशन पर ना पड़े। इसमें 5000 स्पीसीज एनिमल की हैं, 28,000 स्पीसीज प्लांट्स की मौजूद हैं, जिनका कंजर्वेशन किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग बनाए गए हैं। फॉरेस्ट फायर के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में देखेंगे हम। फॉरेस्ट फायर के द्वारा या प्राकृतिक रूप से कभी कभी हम देखते हैं कि जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जंगल, या कभी बच्चे या और दूसरे लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं जंगलों में, और उनके द्वारा लगाई हुई आग कभी सही से बुझ नहीं पाती है, जिसके कारण आग लग जाती है जंगलों में, या तेज हवाओं के चलने से भी आग लग जाती है, जो नेचुरल है। साथ ही अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई थी। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे हमारे कमिंग जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैप्टर के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।